तो हेलो साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वी के मैथमेटिक एनालिसिस में। तो आज हम क्लास 10th में फिजिक्स में आपका पहला चैप्टर लेके आ गए हैं, परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि दर्पण की चिन्ह परिपाटी। आज हम दर्पण की दर्पण लिख दिया, अर्थात उत्तल दर्पण अवतल दर्पण दोनों की चिन्ह परिपाटी आज हम बताने वाले हैं और उसके हिसाब से हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक के। तो पहले हम दर्पण की चिन्ह परिपाटी बता देते हैं। तो ये होता है आपका अवतल दर्पण होता है, ये हम लिख लेते हैं। ये है आपका अवतल अवतल और दर्पण। ये होता है हमारा ध्रुव, ये होता है ध्रुव। और जो ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष मुख्य अक्ष होता है। और जो अवतल दर्पण होता है इसके बाहरी सतह पर कलाई की गई होती है, ऐसे हम इसकी पहचान करते हैं। ये होता है दर्पण का फोकस, ये होता है हमारा वक्रता केंद्र। तो ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। और फोकस से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी कहलाती है फोकस दूरी। फोकस दूरी ये है हमारी फोकस दूरी। और अगर हम बात करें तो वक्रता केंद्र से लेकर के और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम इसके बाद मिरकल करेंगे इस पे। तो हम अगर चिन्ह परिपाटी लिखें तो दोनों दर्पणों की एक ही साथ लिखे देते हैं। यहाँ से ऐसे स्टार बना ले रहे हैं हम और यहाँ से लिखते हैं कि दर्पण की चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले कि सभी दूरियां, चाहे वो इधर का दूरी हो और चाहे वो यहाँ से इधर का दूरी हो, सभी दूरियां इस ध्रुव, इसे ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव से ही मापी जाती हैं। तो लिखेंगे सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला पॉइंट आपका हो गया, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। उसके बाद अगला अगर हम यहाँ से स्टार बना के लिखें तो अगला आपका देखो पहला पॉइंट करा दिया कि सभी दूरियां आपकी ध्रुव से ही मापी जानी है। अगर हम दूसरा पॉइंट कराएं कि जो आपका मुख्य अक्ष होता है ना, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की, यहाँ से लिखते हैं हम कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। देखो हम बोलते हैं आपका ये, इसी को बोलते हैं मुख्य अक्ष, या फिर इसकी का दूसरा नाम होता है आपका प्रधान अक्ष। अगर हम कहें कि मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां आपकी, जितनी दूरियां यहाँ से, चाहे इधर की दूरी हो चाहे इधर की दूरी हो, अगर ऊपर की दूरी है तो आपका धनात्मक रहने वाला है। और अगर हम नीचे लिखें कि मुख्य अक्ष के नीचे अगर हो, अगर ये मुख्य अक्ष अगर इसके नीचे दूरी हो तो आपका ऋणात्मक होने वाला है। तो लिखते हैं यहाँ से मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। ये हम लिखवा दिए कि अगर ये मुख्य अक्ष, अगर इसके नीचे अगर कोई दूरी नापी जाती है ना, तो सभी दूरियां आपकी ऋणात्मक होने वाली हैं। ऊपर नापी जाती हैं तो आपकी धनात्मक होने वाली हैं। अगला हमें यहाँ से पॉइंट लिखवाना है कि ये दर्पण, अब देखो दर्पण की अगर इस सतह पे कली की गई है, बाहरी सतह पे कली की गई, तो ये पीछे वाला भाग हो जाएगा। अगर दर्पण के सामने देखेंगे तो आपका ये वाला भाग हो जाएगा। मान लेते हैं अगर ये दर्पण है, अगर इसके सामने कोई
आपका व्यक्ति खड़ा होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन इसका अगर पीछे खड़ा हो जाएगा तब नहीं बनेगा, क्योंकि इसके जो परावर्तक पृष्ठ पर कलई की गई है। तो हम ऐसे लिखेंगे, दर्पण के सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण की, तो दर्पण के सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ऋणात्मक होती हैं। तो दर्पण के सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दर्पण के पीछे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। धनात्मक ये हो जाएगा। तो देखो, दर्पण के सामने की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं, अर्थात दर्पण के जितने भी सामने होंगी ना सब ऋणात्मक होंगी, और दर्पण के पीछे वाला भाग ही हो जाएगा। तो दर्पण के पीछे की जितनी भी दूरियां होती हैं सब आपकी माइनस की होती है। तो इधर आपका जो भी होता है वो माइनस का होता है, इधर आपका जो भी होता है वो प्लस का होता है। आगे कि सभी दूरियां, या फिर हम ये लिख सकते हैं कि आपतित किरण। अब देखो कोई किरण आएगा तो इस तरीके से ही तो आएगा, ऐसे। आप डायग्राम पढ़े हो, अगर नहीं पढ़े तो इसके लिए वीडियो बनाएंगे हम। तो सभी दूरियां हमारी दर्पण की ओर जाती हैं, सभी जितने भी हमारी प्रकाशीय किरणें होंगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं, ये बोल सकते हैं। तो आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। बस आप इतना तैयार कर लो, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आपका, सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती, सभी दूरियां यहीं से मापी जाने वाली हैं। उसके बाद मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां, तो मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां कैसी होती हैं, तो धनात्मक होती हैं। तो मुख्य अक्ष ये है, इसके ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक होंगी। कह रहा है मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के सामने की सभी दूरियां, अच्छा मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के सामने की सभी दूरियां आपकी माइनस की होने वाली हैं, दर्पण के पीछे की आपकी प्लस की होने वाली हैं। और कह रहा है आपतित किरण की दिशा में मापी की दूरियां, अर्थात आपतित किरण हमारे इधर से आता तो इस दिशा में मापी गई दूरियां आपकी धनात्मक होती हैं। और इतना ही चंद पाटी करना है आपको पूरे दर्पण में। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की चंद पाटी आपकी खत्म हो चुकी है। अब यहाँ से लिखते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो आपका जो दर्पण सूत्र होता है ना, होता है 1/f बराबर 1/b और प्लस का 1/u। यही आपका सूत्र होता है दर्पण सूत्र, जहाँ f आपका फोकस दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है और u आपका वस्तु की दूरी है। तो हम एक एक करके नहीं लिख लेते हैं यहाँ पे कि जहाँ f फोकस दूरी और आपका u क्या है, b लिख लो पहले, v है प्रतिबिंब की दूरी और आपका u है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी ये है। तीन दे रखे हैं आपके, तो लग दिए यहाँ पर आपका एफ जो है फोकस दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है और यू आपका वस्तु की दूरी है। अगर हम यहाँ से लिखें कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में अगर हम संबंध करेंगे ना, तो आपका यहाँ से ये हो जाएगा, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। अर्थात अगर हम देखेंगे इन दोनों में संबंध आपका क्या होता है, तो जो फोकस दूरी होती है ना एफ, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होता है, जो फोकस दूरी आपकी होती है वो वक्रता त्रिज्या को हम बता दें किससे लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर से लिखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की आधी, और आधी का मतलब बटे 2। देख लो आप, यहाँ से देख लो फिर से, देखो सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, भी हम लिखा चुका है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दूरी है ना, इससे दोगुना दूरी आपका ये है, और यही दूरी आपका वक्रता त्रिज्या है। अगर हम आधी दूरी मान लें, अगर यहाँ तक कर दें, तो जो आपका बचेगा ना वो फोकस दूरी बचेगा। तो फोकस दूरी का दुगनी दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो अगर हम निकालेंगे जो फोकस दूरी होती है ना, वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, क्योंकि ये दूरी पूरी है, अगर आधी कर देंगे तो आपका फोकस दूरी बच जाएगा। तो वही हम बताएं। तो आप लिख लो F बराबर R/2, या तो ये लिख लो आप। अगर बोला जाए कि बताओ जो आपका वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का कैसा होता है, तो फोकस दूरी का आपका दुगना होता है। आधा तो गुणा में था वो भाग में, जो भाग में था वो गुणा में चला जाएगा। तो आप ये या करके लिख लो। उसके बाद हम नीचे लिखा था आपका आवर्धन क्षमता। दर्पण की आवर्धन दर्पण की आवर्धन क्षमता। तो अगर हम करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा आपका दर्पण की आवर्धन क्षमता में, दर्पण की आवर्धन जो क्षमता होती है, आवर्धन लिख लेते हैं ऐसे, आवर्धन क्षमता बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई। तो अगर हमें दर्पण की आवर्धन क्षमता देखनी है, तो अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं इस सूत्र से कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। फिर से सुन लो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात ही लगाना, ये अनुपात कहलाएगा। तो अनुपात को, वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन क्षमता कहते हैं। और इसे हम प्रदर्शित जो करते हैं वो करते हैं स्मॉल m से। ये हो जाएगा m बराबर, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज। इमेज माने क्या होता है आपका प्रतिबिंब, h हाइट को दर्शा रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज। और वस्तु की ऊंचाई को लिखते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु को दर्शाता है, हाइट ऊंचाई को, अर्थात वस्तु की ऊंचाई। तो m बराबर होता है HI/h, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई को लिखते हैं b, या फिर प्रतिबिंब की दूरी कैसे लिखते हैं v से, और वस्तु की दूरी को लिखते हैं हम u से। और इस कंडीशन में जो आपका v होता है ना, तो आपका माइनस का होता है v, जो भी होता है आपका माइनस का। तो अगर m बराबर का फाइनली सूत्र लिखेंगे, m बराबर आपका आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है माइनस का v/u, माइनस का v/u। ये आपका हो चुका है। और अगले वीडियो में हम, ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में हम इसके इसी पे क्वेश्चन करवाएंगे पूरे अवतल दर्पण की भरपाठी से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों की मिक्स कराने वाले हैं। तो एक बार आप इसे पढ़ लो, अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को दोबारा देख लो। और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है और लाइक भी करना है साथ में। तो धन्यवाद।